शुरू करने से पहले सेक्शन 6 इम्पॉर्टेंट है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का मतलब ये है कि दो तरह का डिफेंस है, एक पब्लिक डिफेंस और एक प्राइवेट डिफेंस। पब्लिक डिफेंस का क्या मतलब, जब स्टेट आया, स्टेट की ओरिजिन की कई सारी थ्योरीज, जैसे डिवाइन थ्योरी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, लेकिन सारी थ्योरीज का एक जो सार है वो ये कि स्टेट आया चाहे डिवाइन थ्योरी के कारण आया। जैसे डिवाइन थ्योरी ये कहती थी कि मत्स्य न्याय से अभिभूत प्रजा ने, मतलब हर धर्म में डिवाइन थ्योरी की अलग अलग व्याख्याएं हैं। जो हिंदू धर्म में व्याख्या है डिवाइन थ्योरी की स्टेट की ओरिजिन की, वो ये कहती है कि मत्स्य न्याय का मतलब ये है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ये भी एक न्याय का तरीका था किसी समय में। तो मत्स्य न्याय से अभिभूत प्रजा ने जा करके ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हमारा कोई शासक नहीं है, इसलिए हम अन्याय का शिकार हो रहे हैं, तो आप हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान ब्रह्मा ने मन को राजा बना करके इस पृथ्वी पर भेजा। तो जो सबसे पहले शासक माने जाते हैं वो मनु। ठीक, यहाँ हमारा कोई लेना देना नहीं है कि कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम, मनुस्मृति, इससे नहीं। ये केवल पॉलिटिकल साइंस की एक थ्योरी है जो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी की बात करती है, जिसको कि सारे रिलीजन सपोर्ट करते हैं अपने अपने तरीके से। हिंदुइज्म में ये, हिंदू धर्म में ये है। तो अगर आप क्रिश्चियनिटी में जाएंगे तो उनकी भी अपनी व्याख्याएं हैं, इस्लाम में जाएंगे तो उनकी भी अपनी व्याख्याएं। तो मतलब यहाँ पे माना जाता था, जो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी है स्टेट की, वो ये मानती थी कि राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि। और इसीलिए एक श्लोक है संस्कृत में कि बालोपिनाव मंतव्यो नर रूपेण भूमिता महती देवता हयोसा नर रूपेण तिष्ठत। मतलब राजा अगर बालक भी है तो भी उसकी अवमानना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो देवता है जो नर रूप में स्थित है। मतलब मनुष्य के रूप में राजा देवता है, तो वो ईश्वर का भेजा हुआ प्रतिनिधि है। और जो भी ईश्वर की हमारी संकल्पना है किसी भी धर्म, मतलब यहाँ पर्टिकुलर धर्म से परे किसी भी धर्म में जो ईश्वर की संकल्पना है वो यही मानती है कि ईश्वर इज द सुप्रीम जज। मतलब ईश्वर अन्याय नहीं करता है, ऐसा हर आस्तिक व्यक्ति मानता है। अगर वो किसी को दंड देता है तो इसका मतलब वो दंड को डिजर्व करता है। जैसे एक गाना है ना कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ये क्या है, ये हमारी ईश्वर में आस्था है जो ये बताती है कि ईश्वर जो कुछ हमको दे रहा है वो उचित ही दे रहा है। तो इस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात की गई, एक देवत्व अधिरोपित करके राजा में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात की गई। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को केवल दंड के भय से शासित नहीं रखा जा सकता है, कहीं ना कहीं लोगों को डिसिप्लिन भी बनाना होगा ताकि वो अनुशासित रहें। लेकिन राजा का क्या है, राजा की जो शक्ति का प्रतीक है वो दंड है। मतलब व्यवस्था समाज में सारे लोग सेल्फ डिसिप्लिन ही नहीं होते हैं, सारे लोग राइटियस ही नहीं होते हैं, सारे लोग सही काम ही नहीं करते हैं। बहुत से लोगों के अंदर दबी इच्छाएं होती हैं गलत काम करने की, या हम लॉ की भाषा में कहें तो अपराध करने की। जैसे जब हम राइट एंड रॉन्ग को डिसाइड करते हैं, और राइट एंड रॉन्ग को जब रिलीजन के पैरामीटर पे चेक करते हैं, अगर सैंक्शन रिलीजन है तो वही रॉन्गफुल कंडक्ट सिन या अपराध है, सिन या पाप है। और जब हम लॉ के पैरामीटर पे उसको चेक करते हैं, जब हम राइट और रॉन्ग को लॉ के पैरामीटर पे डिसाइड कर रहे हैं, तो वो अगर सिविल रेमेडी है, डैमेजेस के रूप में अगर रेमेडी है, तो वो सिविल रॉन्ग हो जाती है। जैसे टार्ट, वही एक्ट टार्ट भी होता है, वही एक्ट क्राइम भी होता है, लेकिन अंतर क्या आ जाता है, टार्ट में आप डैमेजेस पाते हैं। टार्ट की जो डेफिनेशन आप पढ़ते हैं, टार्ट इज ए सिविल रॉन्ग द रेमेडी फॉर विच इज ए कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अपकृत एक सिविल दोष है जिसके लिए उपचार, द रेमेडी फॉर विच, जिसके लिए उपचार, इज ए कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड एक्शन, जिसके लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए कॉमन लॉ एक्शन है। कॉमन लॉ क्या है, ब्रिटिश कॉमन लॉ वो है, जैसे ब्रिटेन में लॉ का कोडिफिकेशन बहुत लेटर पीरियड पे हुआ है, पहले कस्टम्स आई फिर जजमेंट लॉ आए। तो ब्रिटिश लीगल सिस्टम को ही हमने इनहेरिट किया, तो जो ब्रिटिश लीगल सिस्टम का जजमेंट लॉ है उसी को हम कॉमन लॉ सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये है कॉमन लॉ सिस्टम।
तो अब चूंकि ये जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, ये डेफिनेशन किसकी है? सामंड की, और सामंड वहां से आते थे, इसलिए उन्होंने कॉमन लॉ शब्द यूज किया। इसी तरीके से जो विनफील्ड की भी डेफिनेशन है वो भी इसी तरीके की डेफिनेशन है। तो जब सिविल रेमेडी अवेलेबल है तो वो सिविल लॉ, और जब क्रिमिनल रेमेडी सीख करेंगे तो क्रिमिनल रेमेडी क्या है? पनिशमेंट। जो भी गिल्टी पर्सन है उसको पनिश किया जाता है, तो वो क्या हो जाता है? तब वही एक्ट क्राइम हो जाता है। जैसे ब्लैकस्टोन कहते हैं, क्राइम इज एन एक्ट कमिटेड आर ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ आइदर फॉरबिडिंग आर कमांडिंग। क्राइम एक सिविल रॉन्ग है, तो क्राइम एक पब्लिक रॉन्ग है, जिसके लिए जो पब्लिक लॉ के वायलेशन में है, चाहे वो कमीशन है या ओमिशन है। अगर पब्लिक लॉ उसको फॉरबिड करता है, मतलब प्रतिबंधित करता है, और उसको कोई कर रहा है, तब वो अपराध है। और पब्लिक लॉ अगर उसको कमांड करता है, मतलब करने का आदेश देता है, और कोई व्यक्ति उसको ओमिट कर रहा है, मतलब उसको नहीं कर रहा है, तो भी ये अपराध है। ये हो गई पब्लिक लॉ के सेंस। पनिशमेंट के सेंस में देखते हैं एक डेफिनेशन और। ये मैंने जब व्हाट इज क्राइम आपको बताया था, तो वहां पे ये डेफिनेशन नोट कराई थी। डेफिनेशन है इनकी केनी की। केनी कहते हैं क्राइम्स आर रॉन्ग्स whose sanction is punitive। क्राइम्स क्राइम्स आर रॉन्ग्स, लेकिन बचाए रखिएगा महाराज, क्राइम्स आर रॉन्ग्स, क्राइम्स वो रॉन्ग्स हैं whose sanction is punitive। मतलब यहाँ पे हम सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग को केनी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। केनी क्रिमिनल लॉ के बहुत बड़े वो हैं, उनकी एक बुक है आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ, ठीक ठाक बुक है, थोड़ा महंगी है, तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम लोग बीएचयू में पढ़ते थे तो वहां पे पढ़ी थी। तो केनी जो है बहुत शुरुआती राइटर्स में से है, बहुत पहले उन्होंने बुक लिखी थी, तो अपडेटेड वर्जन अभी भी आते हैं, उसके लोग कमेंट्रीज जोड़ते गए हैं। तो केनी क्रिमिनल लॉ के बहुत स्टैब्लिश्ड राइटर है, और बहुत सटीक लिखते हैं, मतलब बहुत घुमाते फिराते नहीं, इसलिए मैं उनको पसंद करता था। तो क्राइम्स आर रॉन्ग्स whose sanction is punitive। अब केनी इसको पनिशमेंट के सेंस में डिफाइन कर रहे हैं। तो केनी कह रहे हैं कि क्राइम वो रॉन्ग है, अपराध वो रॉन्गफुल एक्ट है, मतलब वो दोष है whose sanction is punitive, जिसकी अनुशास्ति दंड है, मतलब जिसके लिए दंड दिया जाता है। अगर उसके लिए डैमेजेस दिए जा रहे हैं या कोई और रेमेडी है तो वो क्राइम नहीं होगी। अगर पनिशमेंट है तो वो क्राइम है। तो केनी इसको पनिशमेंट के रूप में डिफाइन कर रहे हैं। और ये क्या कहते हैं? और ये कहते हैं एंड इज इन नो वे रिमिसिबल बाय एनी प्राइवेट पर्सन। हम प्राइवेट रॉन्ग और पब्लिक रॉन्ग भी पढ़ते हैं। तो टार्ट क्या है? टार्ट एक प्राइवेट रॉन्ग होता है। टार्ट सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं माना जाता है, टार्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट माना जाता है। और पब्लिक रॉन्ग का मतलब ये है कि जो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति तो है ही, साथ ही साथ वो सोसाइटी एट लार्ज के लिए। जैसे किसी व्यक्ति से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच, इससे केवल आपका हित प्रभावित है, सोसाइटी में फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई आके आपका दरवाजा तोड़ के आपके घर में घुस जाता है और चोरी करता है, तो इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट ये होगा कि चर्चा बन जाती है, अरे समाज में अपराध बहुत बढ़ रहा है, सारे लोग डर जाते हैं। तो इस सेंस में इसको पब्लिक रॉन्ग बोला जाता है। तो ये कहते हैं कि जो किसी प्राइवेट पर्सन द्वारा रिमिसिबल नहीं, मतलब क्षम्य नहीं, मतलब जिसको कोई प्राइवेट पर्सन क्षमा नहीं कर सकता है। और क्षमा करेगा तो कौन करेगा? मतलब जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, तो पुलिस स्वयं उसका कॉग्निजेंस ले सकती है, स्वयं इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके लिए कोई कंप्लेंट करने जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कहते हैं कि प्राइवेट पर्सन उसको रिमिट नहीं कर सकता है। मतलब ये कि जो आप कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस पढ़ते हैं, तो ऑफेंसेस कौन से कंपाउंड होते हैं? बहुत छोटे नेचर के, जो बहुत ट्राइवियल नेचर के ऑफेंसेस हैं, उन्हीं में कंपाउंडिंग का वो है, विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। उससे थोड़ा बड़े हैं तो विद परमिशन ऑफ कोर्ट है, और उससे भी बड़े हैं तो कंपाउंड हो ही नहीं सकता। लेकिन कोई व्यक्ति उसको क्षमा नहीं कर सकता है, रिमिसिबल बाय एनी प्राइवेट पर्सन नहीं, कोई प्राइवेट पर्सन नहीं रिमिसिबल कर सकता है। लेकिन कर सकता है तो कौन कर सकता है? बट इज रिमिसिबल बाय क्राउन एलान।
केवल क्राउन अकेले उसको रिमिट कर सकता है। रिमिशन हम जब पार्डनिंग पावर पढ़ते हैं प्रेसिडेंट की, तो वहां पे हम रिमिशन पढ़ते हैं ना, पार्डन, रिप्राइज, रेस्पाइट, रिमिशन। तो दंड को कम कर देना, ये रिमिट करना है। इफ रिमिसिबल एट ऑल, अगर उसको कोई कम कर सकता है तो क्राउन एलान कर सकता है। और वहां पे क्राउन क्या था, इंग्लैंड में, चूंकि केन इंग्लैंड के हैं तो उनकी जो बातें होंगी इंग्लिश लीगल सिस्टम से होगी, और चूंकि हमारी आईपीसी जो है वो 1862 की है, हमने वहीं से इनहेरिट की है, तो इसके पास्ट में जाने के लिए हमको वहां तक जाना ही पड़ेगा। तो हमारे यहाँ आज क्राउन की जगह पे कौन है, हमारे यहाँ क्राउन की जगह पे आज प्रेसिडेंट है। और चूंकि हमने फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया है, जो ब्रिटिश लीगल सिस्टम है वो यूनिटरी नेचर का है। हमारे यहाँ जो इंडियन गवर्नमेंट का सिस्टम है वो फेडरल स्ट्रक्चर है। तो वहां पे स्टेट का हेड जो है, हमारे यहाँ जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका हेड प्रेसिडेंट है, इसलिए प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर है। प्रोविंसेस के लेवल पे, जिनको हमने यहाँ पे स्टेट कहा है, वो प्रोविंसेस हैं पॉलिटिकल साइंस की भाषा में। स्टेट हमको इसको इसलिए कह देते हैं क्योंकि आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में हम उसको स्टेट कहते हैं। अदरवाइज पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में इंडिया एक स्टेट है और जिनको हम स्टेट बोलते हैं वो प्रोविंसेस हैं। अब इन प्रोविंसेस को स्टेट कहा क्यों गया, क्या इसलिए दिया गया कि ये परंपरागत तरीके से हमारे यहाँ चला आ रहा था। जैसे ब्रिटिश रूलर्स थे तो ब्रिटिश इंडिया का कुछ पार्ट था, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे तो वो स्टेट बोले जाते थे, इसलिए परंपरागत तरीके से हमने उनको स्टेट कह दिया। और चूंकि जब भारत का विलय किया गया 562 देशी रियासतें थी, उनको राज प्रमुख का दर्जा किया गया, सब स्वेच्छा से सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, तो कुछ हिस्टोरिकल रीजंस और कुछ परंपराएं रही हैं जिसके कारण हमने प्रोविंसेस को कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट कर दिया। तो स्टेट आता है, तो स्टेट का काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये स्टेट की ड्यूटी बनती है। लेकिन जब आप प्राइवेट डिफेंस का जस्टिफिकेशन पढ़ेंगे तो बहुत सारे राइटर्स ये कहते हैं कि प्राइवेट डिफेंस की जरूरत ही क्यों है, प्राइवेट डिफेंस होना ही क्यों चाहिए, या प्राइवेट जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 है, तो अभी हम प्राइवेट डिफेंस पे आ गए। प्राइवेट डिफेंस अब पहले शुरू कर दिया है, तो प्राइवेट डिफेंस कोई चर्चा कर लेते हैं तब आते हैं। तो प्राइवेट डिफेंस होना ही क्यों चाहिए, तो अब स्टेट हर आदमी को गार्ड और गनर तो प्रोवाइड नहीं कर देगा, और अब कोई व्यक्ति पीटा जा रहा है, अब आप उसको कहते हैं कि वो उससे रिटेलिएट भी नहीं कर सकता है, मतलब रोक भी नहीं सकता है, तो ये अनजस्ट ही तो होगा। तो इसलिए प्राइवेट डिफेंस प्रोवाइड कराया जाता है कि अगर स्टेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, अगर स्टेट किसी कारणवश लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो स्टेट इंडिविजुअल्स को ये राइट दे कि वो अपने को प्रोटेक्ट कर सके। और इंडिया और इंग्लैंड की पोजीशन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इंग्लैंड में ये सेल्फ डिफेंस है। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये आत्मरक्षा तक सीमित है, तो वहां पे आप अपनी रक्षा के लिए या अपने किथ एंड किन की रक्षा के लिए यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का मतलब ये है कि पब्लिक डिफेंस तो वो है जो स्टेट मशीनरी प्रोवाइड करती है, मतलब हम पुलिस कह सकते हैं। प्राइवेट डिफेंस का मतलब जब वो हम अपने तरीके से, प्राइवेट तरीके से अपना डिफेंस करते हैं, तो वो प्राइवेट डिफेंस। तो वही हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, जो सेक्शन 96 से शुरू होता है और 106 तक जाता है। तो जो जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर है, ये चैप्टर 4 है आईपीसी का, और ये सेक्शन 76 से शुरू होता है और सेक्शन 106 तक जाता है। अब इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आप साथ साथ लिखते चलिए, और अगर लिखने में प्रॉब्लम होगी तो आप बता दीजिए, डिक्टेट करने वाली लैंग्वेज में मैं स्लो तरीके से भी आपको बोल दूंगा, तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए लिखना, ठीक। तो अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बता दीजिएगा, तो मैं स्लो मोशन में बोल दूंगा। तो इतना तो लिख ही लीजिए आप लोग। हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे, जिसमें भी कहें, या कहिए दोनों में लिखवा दें। आप चैट पे भी लिख सकते हैं, मुझको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सर इंग्लिश लैंग्वेज में ही। चलिए दोनों में लिखवा देता हूँ, दोनों में से लिख लीजिए। चैप्टर 4 जिनको इंग्लिश में लिखना है,
या कहिए नोट्स में डाल दूंगा, मतलब बहुत डिटेल नोट्स नहीं होगा, शॉर्ट में नोट्स होगा। सर बेटर आप रहेगा अपने ये। तरीके से लिखते चलिए, नोट्स डाल वो करके मैं डाल दूंगा, या चाहे तो लिख लीजिए। चैप्टर 4 सर वो नोट थोड़ा आईपीसी पढ़ा नहीं जाता है, लिखवा देंगे तो ठीक रहेगा। consists of section 76 to section 106 भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4 धारा 76 से धारा 106 तक को समाहित करता है। It may be divided into two parts. It may be divided into two parts. It may be divided into two parts means chapter 4 may be divided into two parts. First, excusable and second, justifiable. अब एक्सक्यूजेबल के सामने आप लिख लीजिए सेक्शन 76 टू सेक्शन 95। जस्टिफिएबल के सामने ब्रैकेट में लिख लीजिए प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, सेक्शन 96 टू 106। हिंदी में लिख लीजिए अध्याय 4 को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। क्षम्य, एक्सक्यूजेबल की हिंदी क्षम्य, उसके आगे लिख लीजिए धारा 76 से धारा 95 तक, और न्यायोचित, जस्टिफिएबल की हिंदी न्यायोचित। ब्रैकेट में प्राइवेट प्रतिरक्षा धारा 96 से धारा 106 तक। आगे लिख लीजिए एक लाइन, चैप्टर 4 का मतलब पूरा सेक्शन 76 से 106 तक। चैप्टर 4 deals with various defenses which a person, accused of an offense under the code or any special or local law can plead। हिंदी भी लिख लीजिए। हाँ, अध्याय 4 अनेक प्रतिरक्षाओं को समाहित करता है जो भारतीय दंड संहिता अथवा किसी विशेष अथवा स्थानीय विधि के अंतर्गत किसी अपराध के अभियुक्त द्वारा
ली जा सकती है, किसी अभियुक्त द्वारा ली जा सकती है। अब हम आगे आते हैं, कितना मैंने नोट करा दिया, अब समझ लीजिए, फिर जो लिखवाना होगा बीच में लिखवा दीजिए। अब चैप्टर 4 को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 6 आईपीसी। सेक्शन 6 आईपीसी आप लोग मेरे में खोल लीजिए। सेक्शन 6 आईपीसी मैं पढ़ रहा हूँ, साथ साथ आप भी पढ़ते चलिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं डायरेक्ट पढ़ूंगा और आप भी हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा सकते, ठीक, क्योंकि दोनों आना चाहिए, ला के स्टूडेंट को डाइग्लैट होना ही। सेक्शन 6 कहता है डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, मतलब जो भी इस भारतीय दंड संहिता में परिभाषाएं दी गई हैं वो सभी अपवादों के अधीन समझी जाएंगी। ये कहता है थ्रू आउट दिस कोड, मतलब इस पूरी संहिता में एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, प्रत्येक अपराध की परिभाषा, एवरी पेनल प्रोविजन, प्रत्येक दांडिक उपबंध, एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन आर पेनल प्रोविजन, ऐसे प्रत्येक परिभाषा या इलस्ट्रेशन मतलब दृष्टांत या पेनल प्रोविजन का जो दृष्टांत दिया गया है वो सभी अध्ययन समझे जाएंगे, किसके, शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द, अध्ययन समझे जाएंगे एक्सेप्शंस, उन अपवादों के, कंटेन्ड इन द चैप्टर, जो कि कंटेन्ड है, जो कि समाहित है चैप्टर में, और किस चैप्टर में, इंटाइटल्ड जनरल एक्सेप्शन, जिसका नाम जनरल एक्सेप्शन है। तो यद्यपि दोज एक्सेप्शंस, यद्यपि उन अपवादों को आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन, यद्यपि उन अपवादों को इन डेफिनेशंस पे रिपीट ना किया गया हो, या इन पेनल प्रोविजंस पे रिपीट ना किया गया हो, या इलस्ट्रेशन में रिपीट ना किया गया, ये हो गई बेयर एक्ट लैंग्वेज। अब हम इसको अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। सेक्शन 6 ये कहता है कि आईपीसी में क्या दिया गया है, वेरियस ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है, ऑफेंसेस की डेफिनेशन दी गई है, इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं डेफिनेशंस के साथ, सेक्शंस के साथ, और क्या दिए गए हैं, इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं। तो ये कह रहा है जो भी परिभाषा दी गई है, जो भी इलस्ट्रेशन दिया गया है, या जो भी पेनल प्रोविजन दिया गया, वो सब जो अध्याय 4 में साधारण अपवाद दिए गए हैं उनके अधीन होगा, भले ही उन अपवादों को उस दांडिक उपबंध में या उस परिभाषा में या उस दृष्टांत में ना रिपीट किया गया। मतलब ये है कि जैसे जब 299 में कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन किया गया है तो वहां ये कहीं नहीं लिखा गया है कि अगर ये चैप्टर 4 में कवर हो जाएगा तो ये ऑफेंस नहीं रह जाएगा, या 300 में जब डिफाइन किया गया है मर्डर को, या 302 में उसकी सजा दी गई है, तो ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि ये जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर 4 के अधीन। तो सारे डेफिनेशन, सारे पेनल प्रोविजंस और सारे इलस्ट्रेशन, सभी परिभाषाएं, सभी दांडिक उपबंध और सभी दृष्टांत चैप्टर 4 में जो जनरल एक्सेप्शन है उसके अधीन, भले ही उनको अलग से वहां पे रिपीट ना किया गया। ये कहता है सेक्शन 6, मतलब बार बार रिपीट ना करके चैप्टर 4 में इकट्ठे ही बता दिया गया, और सेक्शन 6 ये बता देता है। अब जब हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन चैप्टर 4 जब पढ़ते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि सब की शुरुआत पे लिखा है नथिंग इज एन ऑफेंस, यहीं से शुरुआत होती है। तो कहता वो क्या है, अब एक तो सेक्शन 6 हो गया और दूसरे वो कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस, ये भी कवर हो जाता है। साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो जनरल एक्सेप्शन में जो पहला पार्ट है, जो 76 से 95 तक वाला पार्ट है, वो एक्सक्यूजेबल रॉन्ग्स की बात करता है,
तो जो एक्सक्यूजेबल रॉन्ग्स हैं, जो क्षम्य परिस्थितियां हैं, उनमें कहीं ना कहीं मेंसरिया माइनस होता है। मतलब वो करता तो है लेकिन उसका करने का ऐसा कोई मेंसरिया नहीं। तो अब हर बार डिस्कस करेंगे, इससे अच्छा ये है कि उन सर्टेन सर्कमस्टांसेस को जिनमें ये तय ही है कि अगर इन परिस्थितियों में अपराध किया गया है तो मेंसरिया नहीं होगा, तो उनको एक्सक्यूजेबल बना दिया गया है फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट जो प्राइवेट डिफेंस वाला पार्ट है, वहां पे मेंसरिया होता है। मतलब वहां पे जो व्यक्ति कोई अपराध करता है उसको करने का गिल्टी माइंड होता है, लेकिन वो जस्टिफाइड है। और जस्टिफाइड क्यों है? जस्टिफाइड इसलिए है कि जो हार्म काज की जा रही है वो किसी ग्रेटर हार्म को अवॉइड करने के लिए काज की जा रही है। तो ये जनरल एक्सेप्शन वाला, जो ये जनरल एक्सेप्शन का जो दूसरा पार्ट है प्राइवेट डिफेंस वाला, उसके फेवर में जाता है। कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने जनरल एक्सेप्शंस पे कुछ कमेंट्री की है, तो आप उसको भी लिख लीजिए। जैसे एक है शमसुल हुदा, शमसुल हुदा, मैं नाम इनका लिख दे रहा हूँ। शमसुल हुदा, इनको शार्ट में हुदा भी कहते हैं। तो शमसुल हुदा ने कहा कि ये जो प्राइवेट डिफेंस है ये है कंडीशंस ऑफ नॉन इम्प्यूटेबिलिटी। ये भी लिख दे रहा हूं। इम्प्यूट करने का मतलब होता है किसी पे कोई आरोप लगाना। तो कंडीशंस ऑफ नॉन इम्प्यूटेबिलिटी का मतलब जनरल एक्सेप्शन में उन शर्तों का उल्लेख किया गया है जिनमें कि किसी भी व्यक्ति पे आरोप नहीं लगाया जा सकता। वो परिस्थितियां ऐसी। तो इसका एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऐसे की बुक देख लीजिएगा, वहां पे आप लोग मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो मैं भाव समझा दे रहा हूँ, आप बता दीजिएगा, ढूंढ के बताइए। तो ये कंडीशंस ऑफ नॉन इम्प्यूटेबिलिटी है, ये वो परिस्थितियां हैं जो कि जिनमें कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता। ये शमसुल हुदा कहते हैं। शमसुल हुदा का स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है केनी का। केनी जिनकी अभी चर्चा अभी मैंने कुछ देर पहले की। केनी कहते हैं ये जो प्राइवेट डिफेंस है, ये कहते हैं इसको कहते हैं कंडीशंस ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। आपके सामने है, देखिए कंडीशंस ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। आपराधिक दायित्व से निर्मुक्ति की शर्तें। आपराधिक दायित्व से
निर्मुक्त की शर्तें या परिस्थितियां। तो ये जो जनरल एक्सेप्शन में परिस्थितियां बताई गई हैं उनमें होता क्या है, उनमें व्यक्ति आपराधिक दायित्व से मुक्त रहता है। कारण सेक्शन 6 आप रिफर करेंगे और दूसरा कारण आप बता देंगे कि कहीं ना कहीं मेंसरिया इन सम वे आर अदर माइनस होता है। और प्राइवेट डिफेंस के सेंस में मेंसरिया तो होता है लेकिन वो मोर जस्टिफाइड एक्ट होता है। इसलिए तीसरा कारण ये है कि उसकी शुरुआत ही ऐसे होगी, नथिंग इज एन ऑफेंस। इतना हो गया। एक हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं कि क्या, क्वेश्चन डाल दीजिए कि क्या अध्याय 4 या चैप्टर 4, क्या अध्याय 4 विशेष विधि एवं स्थानीय विधि के अंतर्गत दंडनीय मामलों में भी लागू होती है। Does chapter 4 apply to offences under special or local law? स्पेशल और लोकल, मतलब ये हुआ कि क्या ये आईपीसी में जो ऑफेंसेस पनिशेबल हैं उन्हीं में अप्लाई होता है या स्पेशल और लोकल लॉ के अंतर्गत जो ऑफेंसेस हैं उनमें भी अप्लाई होता है। तो इसका आंसर है कि ये आईपीसी में जो पनिशेबल ऑफेंसेस हैं उनमें तो अवेलेबल है ही, साथ ही साथ ये स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में जो ऑफेंसेस पनिशेबल हैं उन मामलों में भी अवेलेबल है। ये तो सीधा सा आंसर हो गया। ग्राउंड इसका क्या है? ग्राउंड इसका ये है कि जब सेक्शन 40 का आप क्लास 2 देखेंगे जहां पे ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, वहां पे 40 का पैरा 1 तो ये कहता है कि ऑफेंस मींस ऑफेंस डिनोट्स ए थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस। अपराध से आशय किसी ऐसे कार्य से है जो इस संहिता के अंतर्गत दंडनीय। लेकिन जब आप पैरा 2 देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि जो स्पेशल लॉ के अंतर्गत पनिशेबल मामले हैं या जो लोकल लॉ के अंतर्गत पनिशेबल मामले हैं वो मामले भी अपराध की परिभाषा में आते हैं, वो भी अपराध की परिभाषा में आते हैं। तो ऐसे मामलों में क्या है कि अब अगर आईपीसी में ये जो जब ये कहता है कि हर परिभाषा जो है वो सब्जेक्ट टू, हर डेफिनेशन सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में पनिशेबल मामले हैं वो मामले भी ऑफेंस की परिधि में आएंगे, और जब वो मामले भी ऑफेंस की परिधि में आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उनपे भी सेक्शन 6 अप्लाई करेगा, और जब उन पर भी सेक्शन 6 अप्लाई करेगा तो
प्राइवेट डिफेंस या जनरल एक्सेप्शन का पूरा चैप्टर उन पे भी लागू होगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया तो फिर से इसको रिपीट कर। सेक्शन 6 ये कहता है कि ऑफेंस की हर डेफिनेशन सब्जेक्ट टू चैप्टर 4 है और ऑफेंस को कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 14। अब जो सेक्शन 14 में ऑफेंस को डिफाइन किया गया है उसमें क्या बताता है? उसमें वो ये बताता है कि ऑफेंस में केवल पहला पैरा तो ये कहता है कि ऑफेंस में वो सब आता है जो कि इस भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पंचेबल है। साथ ही साथ पार्ट 2 ये कहता है, साथ ही साथ पार्ट 2 ये कहता है कि इसमें लोकल लॉ और स्पेशल लॉ के अंतर्गत भी जो मामले हैं वो भी आते हैं। तो अब अगर स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के अंतर्गत मामले भी ऑफेंस की डेफिनेशन में आते हैं तो इसका मतलब ये है कि चैप्टर 4 आईपीसी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के भी मामले में अप्लाई होगा। अब इस पे केस लिख लीजिए। किंग एम्परर, किंग का की आप लोग कैपिटल कर लीजिएगा। किंग एम्परर वर्सेस पदा मंडल पदा मंडल। किंग एम्परर वर्सेस तुष्टिपदा मंडल, ये उड़ीसा हाई कोर्ट का जजमेंट है 1951। 1951 उड़ीसा का जजमेंट। इसमें ये कहा गया था कि सेक्शन 40 पैरा 2 of the code defines the word offense, offense को सिंगल इन्वर्टेड में, as denoting a thing punishable under the IPC as well as under a special or लोकल लॉ। हिंदी में लिख लीजिए, धारा 40 ब्रैकेट में पैरा 2, मतलब स्पेशली पैरा 2 आप देखिए, अपराध को परिभाषित करते हुए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय कार्यों एवं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय कार्यों एवं विशेष विधि तथा स्थानीय विधि के अंतर्गत दंडनीय
कार्यों को समाहित करती है। फुल स्टॉप कर दीजिए। आगे लिखिए, बाई वर्च्यू ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 40, read with that of section 6, it follows that the chapter on general exceptions is applicable not only to the IPC, but also to penal provisions in other special and लोकल एक्ट्स का एक कैपिटल में लिखिएगा क्योंकि ये अधिनियम के रेफरेंस में एक्ट्स होता है। लोकल एक्ट्स, धारा 40 सपठित धारा 6 का सम्मिलित अर्थ यह है कि साधारण अपवाद का अध्याय न केवल भारतीय दंड संहिता में वर्णित अपराधों पर लागू होता है बल्कि यह विशेष विधि एवं स्थानीय विधि के अंतर्गत दंडनीय मामलों पर भी लागू होता है। पूर्ण विराम। ये हो गया किंग इंपरर वर्सेस तुस्तपदा मंडल का केस, जिसमें ये कहा गया कि जब हम सेक्शन 40 और सेक्शन 6 को सम्मिलित रूप से पढ़ेंगे। आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है आपके साइड से। जब हम धारा 6 और धारा 40 को सम्मिलित रूप से पढ़ेंगे तो उसके आधार पर ये किंग इंपरर वर्सेस तुस्तपदा मंडल में कहा गया कि जनरल एक्सेप्शन न केवल भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के मामले में लागू होगा बल्कि यह आईपीसी के अलावा स्थानीय और विशिष्ट विधि के अंतर्गत दंडनीय अपराधों पर भी लागू होता है। इसके बाद एक केस देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का। शंकर नारायण भदोलकर, शंकर नारायण भदोलकर,
स्टेट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट शंकर नारायण हरोलकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 2004 का सुप्रीम कोर्ट का केस। AIR 2004 SP 1966। शंकर नारायण भदौलकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। द टाइटल मतलब इसका ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, इसमें जो कहा, द टाइटल general exceptions is adopted to convey that these exceptions are available to accused of all offenses, accused of all offenses, फुल स्टॉप। ऑल ऑफेंसेस का मतलब कोई भी अपराध, चाहे वो IPC में हो या किसी अन्य स्थानीय या विशिष्ट विधि में। जैसा कि सेक्शन 2 NCRPC कहता है, एन ऑफेंस मीन्स एन एक्ट विच इज मेड पंचेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अपराध से तात्पर्य या किसी ऐसे कृत्य से है जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा दंडनीय है। वो IPC भी हो सकती है, कोई स्पेशल या लोकल लॉ भी हो सकता है। तो शंकर नारायण भदौलकर में कहा गया कि साधारण अपवाद शीर्षक में अपवाद शब्द प्रत्येक अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के लिए है। ये जनरल एक्सेप्शन पे दूसरा चैप्टर आपको, दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका कि क्या ये केवल IPC में अवेलेबल ऑफेंसेस पे लागू है या सभी ऑफेंसेस पे। तो इसका आंसर होगा आपका यस। IPC के साथ ही साथ अन्य स्थानीय और विशिष्ट विधि के अंतर्गत अगर कोई अपराध है तो उस पर भी ये लागू होता है। अब हम आते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ पे, सबूत का भार किस पे होगा जनरल एक्सेप्शन को प्रूव करने का। तो ये प्रोविजन है मेंशन्ड है सेक्शन 105 इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 105 है। आप लोग अपने नोट्स में उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, बहुत कठिन प्रोविजन नहीं है, समझा मैं दे रहा हूँ। सेक्शन 105 IP इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसके द्वारा किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जनरल एक्सेप्शन में आता है या किसी स्पेशल एक्सेप्शन में आता है या किसी प्रोविजो में आता है या किसी भी अन्य विधि को जो अपराधों के को परिभाषित करती है उसके किसी अपवाद में आता है, तो ये सिद्ध करने का भार कि वह परिस्थितियां उस मामले में थी उस व्यक्ति पर होगा जो ऐसा कहता है। मतलब 105 ये कहता है कि अगर कोई एक्यूज प्राइवेट डिफेंस की प्ली लेता है या जनरल एक्सेप्शन की प्ली लेता है, किसी भी 76 से लेकर के 106 तक में मेंशन किसी भी डिफेंस की प्ली लेता है, तो उस डिफेंस के लिए जो रिक्वायर्ड सर्कमस्टांसेस हैं, जो अपेक्षित परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को सिद्ध करने का भार उस एक्यूज्ड पर होगा जो जनरल डिफेंस की जनरल एक्सेप्शन की प्ली लेता है। ये था हमारा आज का डिस्कशन। अभी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं।